मैं सबसे पहले BN मंडल यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज BNMU संवाद के संरक्षक प्रोफेसर सुधांशु शेखर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। साथ ही साथ हम आप सबको अपना नमस्कार प्रस्तुत करते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं कि आज हम आपके बीच में हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका संबंध समकालीन भी है और हम समझते हैं कि ये हमेशा से एक बर्निंग टॉपिक के रूप में सामने आता रहा है, और वो है आपदा, डिसास्टर। आपदा या डिसास्टर को कई रूपों से समझा जाता है। हर विशेषज्ञ अपने अपने अंदाज में अपने अपने हिसाब से इसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे कोशिश ये होगी कि हम आपके बीच में आपदा या डिसास्टर्स के मनोवैज्ञानिक पहलू पर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे हम बात करें। हम आपदा को मैनेज तो करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली हम कैसे मैनेज करें, हम इस पे अपनी बात रखने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हम आप सबों के शुक्रगुजार हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं, और हमें यकीन है कि आप के दिल में जो भी बातें होंगी इस आपदा से संबंधित, आज के हालात से संबंधित, आप इस कमेंट बॉक्स में, जो नीचे कमेंट बॉक्स आ रहा है, उसमें आप अपना कमेंट्स प्रश्न के रूप में यानी सवाल के रूप में या क्वेश्चन के रूप में ज़रूर डालेंगे ताकि वो हम तक पहुंच सके। और हम ये कोशिश करेंगे कि अपने इस संवाद या अपनी इस इंटरेक्शन के आखिर में, अंत में, हम उन प्रश्नों का भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चंस होगा वो हमें भी सहयोग करेगा कि हम और बेहतर तरीके से आपके बीच में अच्छी चीज़ों को लाने की कोशिश करें। लाइक और शेयर ये तो अति आवश्यक है और आपको करना भी चाहिए, और ये आपका अपना राइट है। तो आइए हम सबसे पहले अपने टॉपिक, जिसे हमने नाम दिया है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसास्टर्स, अर्थात आपदा का मनोवैज्ञानिक प्रबंधन, हम इस पे आपके से कुछ बातें करें, आपसे कुछ हम शेयर करें। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में बातें आती हैं, आपदा, डिसास्टर, हो सकता है कि ये कॉमन शब्द है, कॉमन वर्ड है, और आज के ख़ास तरीके से आज की तारीख़ में तो हर आदमी जानता है कि आपदा है क्या, लेकिन सिर्फ आपदा शब्द जानते हैं, आपदा को समझने की कोशिश नहीं की गई है। क्या सारी घटनाओं को हम आपदा कह देंगे? क्या जो कुछ हमारे बीच में घट रहा है या घटित हो रहा है उसे हम आपदा कह देंगे? शायद नहीं, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं आपदा के से संबंधित, आपदा के फील्ड में, उन्होंने इसे अपने ढंग से यानी वैज्ञानिक तरीके से इस आपदा को समझने की, परखने की, देखने की कोशिश की। और जब इतनी मेहनत की गई है तो यकीनी तौर पर जो इसकी परिभाषाएं हैं, इसकी जो डिफिनीशंस हैं, वो साइंटिफिक हैं, और साइंटिफिक डिफिनीशंस भी हमारे सामने रखने की कोशिश की गई है एक्सपर्ट के द्वारा। तो हम उस पर भी थोड़ी देर बात करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपसे एक चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं, एक बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि समकालीन दुनिया में आपदाएं हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनकर रह गया है। और ये एक ऐसा सत्य है जिससे हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। हमारी जटिल भूखंड, औद्योगिक विस्तार और हमारे जीवन के अनगिनत हादसा, अनगिनत समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं और वो हमारे जीवन का एक हिस्सा रहता है। आपदाएं मानव
से जुड़ी होती हैं, और हम ये कहें कि सिर्फ मानव से ही नहीं बल्कि जहाँ जीवन है वहाँ आपदाएं हैं। आपदाएं समुद्र में भी उत्पन्न होती हैं, आपदाएं ज़मीन पर भी होती हैं, आपदाएं आकाश में भी होती हैं, आपदाएं जंगलों में भी होती हैं। अर्थात कहने का यह है कि जहाँ भी जीवन प्राणी है वहाँ पे आपदाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें आपदाओं से जूझना पड़ता है, उनके सामने आपदाएं आती हैं। अब एक प्रश्न ये होता है कि आपदाओं को हम समझें कैसे। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि आपदाओं को परिभाषित किया गया है। आपदाओं को परिभाषित से बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने रूप में किया है, और हम ये समझते हैं कि अभी ऐसा वक्त नहीं है कि हम हर एक डेफिनेशंस को, हर एक एक्सपर्ट्स के व्यूज़ को आपके सामने हम दर्शाते रहें, आपके सामने हम बताते रहें। मोटा मोटी तौर पर अगरचे हम सबों को एक साथ शामिल कर लें, उन सारी डेफिनेशंस को इकट्ठा कर लें, तो वैसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं, और ख़ास तरीके से हम ये समझते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस ने आपदा को डिफ़ाइन किया है वो ज़्यादा वैज्ञानिक है, वो ज़्यादा साइंटिफिक है। उन्होंने अपने डिफिनेशन में ये बात स्पष्ट की है कि डिसास्टर इज़ अ सीरीज डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए कम्युनिटी और सोसाइटी which involve widespread human, material, economic और environmental impacts। अब इसे हम यदि हिंदी में जानना चाहें या इसका हम हिंदी अर्थ लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आपदा को, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित किया गया है, यह है कि यह एक समुदाय या समाज के कामकाज का एक गंभीर व्यवधान है जिसमें व्यापक मानव, सामग्री, आर्थिक या वातावरण प्रभाव शामिल होते हैं, जो प्रभावित समुदाय या समाज की अपने संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता से अधिक होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि इस डिफिनेशन के अंदर में जो हम लोगों ने ये देखा कि ये समाज, समुदाय, सामग्री और पर्यावरण को प्रभावित करता है, और प्रभावित इस तरीके से करता है कि जो मानव की क्षमता होती है वो उसमें क्षतिग्रस्त होती हुई नज़र आती है। अब इसको आपदा को समझने की बहुत सारी विधियां हैं। हर सब्जेक्ट ने हर एस्पेक्ट से इसे अपने रूप में, अपने ढंग से समझने की कोशिश की है। हम यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर इन परिभाषाओं के आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि आपदाएं अचानक उपस्थित होती हैं, यानी कि जो आपदा होती है वो हमें कह के नहीं आती है, वो सहसा हमारे सामने प्रकट होती है और हम विवश हो जाते हैं उसे फेस करने के लिए, उसको जूझने के लिए। दूसरी चीज़ें जो सामने आती हैं कि इसमें अनिश्चितता होती है, यानी ये कब घटित होगी, कब आ जाएगी, इसका कोई भी समय सीमा नहीं होता है। इसके कहीं पर भी हम पूर्वाभास नहीं कर सकते हैं, ये सहसा हमारे सामने आता है। इसके अंदर में अनकंट्रोलेबिलिटी भी होती है, यानी कि इसको हम नियंत्रण में नहीं कर सकते, इसको हम नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं। अर्थात ये है कि इस पे किसी का भी बस नहीं चल सकता है, बल्कि हम विवश होते हुए नज़र आते हैं। मानव हानि और पीड़ा भी इसमें अधिक होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि
जो आपदा है, जो डिसास्टर है, उसमें मानव की अत्यधिक हानि होती है और अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक पीड़ा से भी हमें जूझना पड़ता है। उसके साथ ही साथ जो जिस समुदाय में यानी जिस कम्युनिटी में या जिस समाज में या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो इससे बहुत अधिक प्रभावित होती हुई नज़र आती है। अब एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है, हो सकता है कि आपके अंदर भी, आपके मस्तिष्क में भी ये सवाल, ये प्रश्न आ रहे होंगे कि आपदा यदि है तो आपदा किस प्रकार के प्रकार क्या हैं या कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से वो हमारे सामने आती जाती हैं। आपदाओं को ऐसे हम ये लेके चलें कि इसके कोई एक टाइप्स नहीं है, अनेकों टाइप्स हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर हम डिसास्टर को दो भागों में यानी कि दो हिस्से में हम उसको विभाजित करके मोटा मोटी तौर पर देख सकते हैं, जिसे हम पहले का नाम प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिसास्टर्स कह सकते हैं। दूसरा जो आपदा या जो डिसास्टर हो सकता है वो है मैन मेड डिसास्टर यानी मानव निर्मित आपदा। यानी इसके अंतर्गत इंसान खुद जिम्मेदार होता है, कोई प्रकृति इसकी जिम्मेदार नहीं होती है। हमारे अपने कार्यों से, हमारे अपने कर्मों से ये आपदाएं हमारे सामने आती हैं और उसे हमें झेलना पड़ता है या हमें जूझना पड़ता है। अब यह है कि जैसे हमने बताया कि एक नेचुरल डिसास्टर्स है, एक मैन मेड डिसास्टर्स है। तो अब नेचुरल डिसास्टर्स और मैन मेड डिसास्टर्स, इसके अंतर्गत भी अनेकों प्रकार के डिसास्टर्स का नाम सामने आता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, थोड़ी बाद में करेंगे। लेकिन हम आपदा को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आपदा का रूप और क्लियर हो। आपदा के तो समझने के लिए हम इसे मैथमेटिकल फार्मूला, जिसे हम कहते हैं एक सूत्र, उसके आधार पर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने परिभाषा दी, जो यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा थी, जिसको हमने आपके सामने व्यक्त किया, उसके आधार पर हमने तो आपदा को समझा ही कि आपदा क्या होता है। लेकिन अगर चीज़ को हम सूत्र के आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर देखने की कोशिश करें तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम आपदा को समझ सकते हैं, आपदा को परख सकते हैं। और वो है कि आपदा में वल्नरेबिलिटी यानी भेद्यता, उसमें आप प्लस कर दें, जोड़ दें हैज़ार्ड, यानी वल्नरेबिलिटी प्लस हैज़ार्ड। हैज़ार्ड माने कि जो ख़तरा है, जो जिस चीज़ों से हमारे सामने ये चीज़, एक ख़तरा सामने आता है, उसको भी हम उसमें जोड़ देते हैं, फ्लैश ऑफ। और जब हम वल्नरेबिलिटी को हैज़ार्ड प्लस हैज़ार्ड यानी हैज़ार्ड को उसमें हम जोड़ दें, तो उसको हम भाग दे दें, यानी उसको हम डिवाइड कर दें कैपेसिटी से। कैपेसिटी क्या? कैपेसिटी मीन क्षमता, यानी हम अपनी क्षमता से उसको हम डिवाइड कर दें, और जो इक्वल हमारे सामने आएगा, यानी जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा, वही डिसास्टर कहलाएगा, वही आपदा कहलाएगा। तो मोटा मोटी तौर पर हमने क्या देखा इसमें कि वल्नरेबिलिटी प्लस हैज़ार्ड डिवाइडेड बाय कैपेसिटी इक्वल टू डिसास्टर। तो ये सिंपल फार्मूला है जिससे हम बहुत ही अच्छे ढंग से आपदा को समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और थोड़ा सा हम इसको और एलिब्रेट करना चाहेंगे कि आपदा के लिए वल्नरेबिलिटी का होना यानी भेद्यता का होना अति आवश्यक है। जो वल्नरेबल होंगे, आपदा उन्हीं को परेशान करेगी, आपदा का प्रभाव उन्हीं के ऊपर में होगा या वो आपदा से अत्यधिक प्रभावित होंगे। उसके साथ ही साथ हैज़ार्ड होता है, यानी कि ख़तरे सामने आते हैं। तो आप वल्नरेबिलिटी को और हैज़ार्ड को एक साथ जोड़ दें तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अत्यधिक रूप से मानव को परेशान करती हुई नज़र आती है। अब हम उसको भाग कर दें, यानी उसको हम डिवाइड कर दें किस चीज़ से? अपनी कैपेसिटी से। कैपेसिटी क्या होती है? सहनशीलता भी हम उसको कह सकते हैं। क्षमता तो होती ही है कि हम कितना किसी भी परेशानी को हम कितना झेल सकते हैं।
यानी कि हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है, वो अपने हिसाब से उसको देखने की कोशिश करता है। जहाँ तक वो सह सकता है वहाँ तक तो उसके लिए वो ना तो आपदा है, ना तो वो ख़तरा है, ना ही उसके लिए वो नुकसान है। लेकिन उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड कोई चीज़ उभर के सामने आती है, उभर के एक बैग छलांग लगाती है, तो वो कैपेसिटी आदमी की वहाँ पे बौनी पड़ जाती है, वो छोटी पड़ जाती है, वो मजबूर हो जाता है। नतीजा ये होता है कि वो अकरेंस, वो इंसिडेंट्स जो हमारे सामने उभर के सामने आए हैं, हम उसके अंदर दब जाते हैं, हमको वो दबा दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि हम बिल्कुल परेशान होते हैं, बिल्कुल तंग हो जाते हैं, और कुछ ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल निस्सहाय हो गए हैं, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब ये चीज़ें हमारी हो गई तो अब हम क्या करते हैं कि डिवाइड करने का, यानी कि ओवर परेशानियां जो हमारे सामने आ गई हैं, उसी ओवर परेशानियों को, वही निस्सहाय होने को, वो जिससे कि हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है, हम किसी से मदद नहीं ले सकते हैं, यानी ऐसी बेबसी को ही हम डिसास्टर या आपदा का रूप दे सकते हैं। अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि आपदा, जैसे हमने अभी आपको बताया है कि दो प्रकार की, मोटा मोटी तौर पर दो प्रकार की होती हैं। एक को हम नेचुरल या प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और दूसरी हमारी जो होती है वो मैन मेड होती है। मैन मेड आपदाओं से भी हमने झेला है, पूरा वर्ल्ड इससे झेलता है। हर वर्ल्ड में, मतलब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पे आपदाएं इस प्रकार मैन मेड आती रहती हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे कई वाक़े हुए हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं, जिसमें भोपाल ट्रेजेडी आज भी जब सामने आता है तो आदमी सहम जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। तो ये भोपाल ट्रेजेडी क्या था? ये कोई प्राकृतिक नहीं था, ये नेचुरल नहीं था, बल्कि यह मैन मेड था, मानव द्वारा निर्मित था। मानव की अपनी तकनीकी कमियों की वजह से ये इतना बड़ा हादसा सामने आया था। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एक्सीडेंट का होना, रेलवे एक्सीडेंट का कॉमनली बसों का गड्ढे में गिर जाना, यानी खाइयों में गिर जाना, या इस तरह के और भी हैं एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसको हम मैन मेड के अंतर्गत रख सकते हैं। नेचुरल तो है ही है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम आपके सामने आएंगे, उसको लेकर करके आएंगे। अब एक और मैन मेड की हम बात कर लेते हैं, जिससे आज की दुनिया, ख़ास तरीके के आज का जो हमारा वर्ग है वो जूझ रहा है, झेल रहा है, और वो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी वार। जगह जगह पे, विश्व स्तर पे, कई मुल्कों में यह दहशतगर्दी है, जिसे हम कहते हैं कि वो क्या उसको नाम दे सकते हैं, आक्रमण जब करते हैं, आतंकवाद की संज्ञा दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? बेसिकली ये नेचुरल नहीं है, यही मैन मेड है, जिसके अंदर हमारी परेशानियां, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हम खुद उससे जूझ रहे होते हैं। तो टेररिज्म को हम भी मैन मेड डिसास्टर के रूप में रख सकते हैं, दे सकते हैं। ये डिसास्टर एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा मुद्दा है जो मानव के अस्तित्व को भी चिन्हित करता है, और उसके साथ ही साथ वो हमारी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, जिसे हम हिंदी में मृत्यु दर या रुग्णता का नाम दे सकते हैं, वो चीज़ें के रेखाओं को, उसके ग्राफ को भी आगे बढ़ाता है। तो बहरहाल आपदा या डिसास्टर एक ऐसा वाक़या होता है, एक ऐसा इंसिडेंस होता है, जिससे हम जूझ रहे होते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा होता है, और हम ये कह लें कि इसको समझना, इसको मैनेज करना, इसका प्रबंधन करना इसीलिए अति आवश्यक हो गया है कि हम अपने नॉर्मल लाइफ को, हम अपने नॉर्मल जीवन को अपने ढंग से, अपने हिसाब से जी सकें। अब आपके सामने एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न ये आता है कि ये आपदाएं या ये डिसास्टर्स, जैसे हमने बताया कि दो होते हैं, और उसके अंतर्गत और कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, इस पे हम आपके सामने विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे, जिसे हम टाइप्स ऑफ डिसास्टर्स या आपदा के प्रकार की संज्ञा दे सकते हैं। अब जैसा हमने आपको बताया कि पहला नेचुरल डिसास्टर्स था, प्राकृतिक था। प्राकृतिक किसे कहेंगे? जो कुदरत के द्वारा, नेचर के द्वारा हमारे सामने वो प्रकट करता है, उसकी सूचना वो हमको नहीं देता।
या हम उसकी सूचना हमें नहीं मिल पाती है, हम बेबस होते हैं और सहसा हमें उसके आक्रमण को जूझना पड़ जाता है, सहसा वो हमारे सामने आ जाता है और हम सहसा परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हम ये समझ पाने में बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो गया, हमें कैसे बचना है, हमें अपनों को कैसे बचाना है, हमें सोसाइटी के अंदर में जो लोग रह रहे हैं उसकी कैसे सहायता करनी है। ये होता है कि एक बैग किसी चीज़ का आ जाना, जिसे हम नेचुरल की संज्ञा देते हैं, प्राकृतिक संज्ञा देते हैं, कुदरती नाम हम उसे दे सकते हैं। अब इसके के अलावा आज के युग में, जिसे हम मॉडर्न युग कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं, 2 प्रकार के और डिसास्टर्स की चर्चा की गई है, 2 प्रकार के और डिसास्टर को बताया गया है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज की संज्ञा देते हैं। कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज यानी जटिल आपात स्थिति, ये भी एक प्रकार का आपदा है, एक डिसास्टर्स है, जिसकी विस्तृत जानकारी या जिसके बारे में हम डिटेल चर्चा जो है बस थोड़ी देर के बाद करेंगे। और एक और जिसे हम चौथा नाम देते हैं वो है हमारा पैंडेमिक इमरजेंसीज। पैंडेमिक इमरजेंसीज, जैसे आज हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, ये पैंडेमिक हालात से गुजर रहे हैं, तो ये पैंडेमिक इमरजेंसीज भी एक आपदा, एक डिसास्टर का रूप होता है, जिसे हम महामारी की आपात स्थिति भी कह सकते हैं। अब हमारे सामने जो बातें हैं कि हमने 4 प्रकार के आपदाओं को रखा। एक नेचुरल डिसास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। दूसरा हमने रखा मैन मेड डिसास्टर यानी मानव निर्मित आपदाएं। और तीसरी चीज़ जो हमारे सामने आई वो है कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज यानी जटिल आपात स्थिति। और चौथी प्रकार की आपदा जो मुख्य रूप से हम उसको झेलना पड़ रहा है या मुख्य रूप से जो हमारे सामने आ रहा है वो है पैंडेमिक इमरजेंसीज, जिसे हम महामारी की आपात स्थिति भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से मुख्य रूप से ये 4 आपदाएं हैं जिसे हमें बार बार झेलना पड़ता है। और हमें ही नहीं, सिर्फ मानव ही नहीं, कभी कभी ऐसा भी देखने को आया कि जानवरों को भी इन आपदाओं से परेशान होना पड़ता है। उनको भी अपने आप में वो भी एक असहाय महसूस करते हैं। वो भी उनको भी ऐसा लगता है कि वो बेयार व मददगार हैं और वो मरने के कगार पे हैं। या ऐसा भी होता है कि वो एक बृहत रूप में उनकी मृत्यु भी होती चली जाती है। तो हमने ये देखा 4 आपदाएं हैं। अब हम आपके सामने हर एक आपदाओं के अंतर्गत आने वाली कुछ आपदाओं का चर्चा करेंगे या उसकी हम बातें आपके सामने रखेंगे। तो पहला हम लेते हैं वही प्राकृतिक आपदा को लेते हैं, नेचुरल डिसास्टर्स को लेते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कई प्रकार की आपदाएं हैं जिसे हम संज्ञा दे सकते हैं जियोफिजिकल या भूभौतिकीय आपदा, जियोफिजिकल आपदा। अब जियोफिजिकल आपदा के अंतर्गत भी कई प्रकार की आपदाएं हैं जिसे हमें झेलना पड़ता है। और वो है नंबर 1 में हम उसे दे सकते हैं अर्थक्वेक, जिसे हम भूकंप या ज़लज़ला कहते हैं। तो ये भूकंप जो है वो जियोफिजिकल डिसास्टर है जो नेचुरल डिसास्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा दूसरा है लैंड स्लाइड्स यानी भूस्खलन, जिसे हम कहते हैं ज़मीन का हिलना। तो ये भूस्खलन लैंडस्लाइड्स भी एक आपदा है जो जियोफिजिकल आपदा के अंतर्गत नेचुरल डिसास्टर के रूप में हमारे सामने आता है। अब इसी के अंतर्गत तीसरी चीज़ें जो हमारे पास आती हैं वो है सुनामी। ये सुनामी कोई नया शब्द नहीं है, इसे हम लोगों ने पहले भी बहुत पहले से जानते हैं। और इसको लगभग जब ये आया था तो हर आदमी परेशान दिखा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई नई सामने आई थी सुनामी का। और इसमें लाखों लोगों की क्षति की जान गंवाने पड़े, करोड़ों लोग बेबस हुए, बेघर हुए, परेशान हुए, दरबदर की ज़िंदगी गुजारी। तो
तो ये सुनामी भी एक जियोफिजिकल डिसास्टर है जो नेचुरल डिसास्टर या प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। अब इसी में जियोफिजिकल ही के एक हिस्से में एक और आपदा है जिसे हम वॉल्केनिक एक्टिविटी या जिसे हम ज्वालामुखी गतिविधि कह सकते हैं। चूँकि ये ज्वालामुखी हर जगह नहीं होता, इसके लिए ख़ास एरिया मखसूस है, एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पे ये इरप्ट होते रहते हैं और इससे भी काफ़ी जानी माली नुकसान होता है या नुकसान का जो है आकलन सामने आता चला जाता है। तो ये भी एक वॉल्केनिक एक्टिविटी भी एक प्रकार का डिसास्टर है जो जियोफिजिकल के अंदर आता है और इसे भी हम नेचुरल डिसास्टर की संज्ञा दे सकते हैं। अब जो नेचुरल डिसास्टर के अंदर में जो दूसरे तरीके का एक और डिसास्टर है, आपदा है, उसे हम हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल यानी कि जिसका संबंध जल से या जलीय संबंध जिसका होता है उसको हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर की संज्ञा हम देते हैं। अब ये हाइड्रोलॉजिकल जो डिसास्टर है उस डिसास्टर के अंदर में भी कई प्रकार के डिसास्टर्स उभर के सामने आते हैं जिसका वर्णन हम यहाँ पे अनिवार्य है, इसका वर्णन हम करना चाहेंगे। उस हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर के अंदर में दो तरीक़े का डिसास्टर उभर के सामने आता है जिसे हम एक में एवेलेंश कहते हैं जिसे हिमस्खलन की संज्ञा दी जाती है, एवेलेंश, और दूसरा फ्लड है। हम ये समझते हैं कि एवेलेंश से हम बहुत वाकिफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हम ये इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन चूँकि ये हमारे इलाके में नहीं होता है, ये एवेलेंश से आम तौर से आज की मीडिया का दौर है, हम लोग मीडिया में जी रहे हैं, तो ये जो अमेरिका का इलाका है वहाँ पे एवेलेंश वेरी कॉमन है। कुछ दिनों पहले भी एवेलेंश आए थे और जिससे लाखों करोड़ लोग जो है वो प्रभावित हुए थे। ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और फ्लड एक ऐसा डिसास्टर है जिससे हम भारतवासी बहुत ही अधिक प्रभावित होते हैं और ख़ास तरीके से हम जिस इलाके में रह रहे हैं, जिसे हम कोसी का इलाका कहते हैं या जिसे हम सीमांचल भी कहा जाता है कि ये सीमांचल का इलाका है, तो ये कोसी और सीमांचल ये फ्लड से बैडली अफेक्टेड होते हैं। इस संबंध में हम आपसे थोड़ी सी बातें इस लीक से हट के करना चाहेंगे कि मैं BN मंडल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और BN मंडल यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है वो मधेपुरा है और ये मधेपुरा कोसी बेल्ट के अंतर्गत आता है। यानी कोसी एक नदी है जिसे बिहार का दुख यानी सौरव ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल उफनती है और लाखों करोड़ों की आबादी को एक साथ वो प्रभावित करती है और उस इलाके में हम रह रहे होते हैं। 2008 का बाढ़ जिसे डिल्यूज की संज्ञा दी गई, उसे नेशनल डिसास्टर की भी संज्ञा दी गई, उससे मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा बैडली अफेक्टेड हुआ। टू सम एक्सटेंट हम कहेंगे कटिहार का इलाका भी इससे अफेक्टेड हुआ। तो ये फ्लड एक ऐसा डिसास्टर है, ऐसा नेचुरल डिसास्टर है जिससे हम हर साल प्रभावित होते हैं, कभी कम और कभी ज़्यादा। हमारी BN मंडल यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग के अंदर में हमेशा एक नई सोच उभर के सामने आती है और हम सबों की, चूँकि मैं उस विभाग से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस विभाग में कार्यरत हूँ और मनोविज्ञान का छात्र हूँ, तो इस नाते हम जितने भी नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं उसका एक साइकोलॉजिकल रूप लेने की हम कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक रूप से हम देखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ MA कर रही थी कई स्टूडेंट थी और इत्तेफाक है कि ये 2008 का बाढ़ जो फ्लड था उससे बिल्कुल ही ये इलाका बिल्कुल ही समझिए कि एक तरह से मिट जाने के कगार पे था, ऐसी बुरी हादसा से गुजरने पड़े थे। तो वो उसका रजिस्ट्रेशन होना था, PhD में रजिस्ट्रेशन होना था। जैसा आपको हमने बताया कि हमारा मनोविज्ञान विभाग हमेशा करंट इश्यूज़ पे बात करने की कोशिश करता है और हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो करंट इश्यूज़ को मनोवैज्ञानिक रूप से देखने की कोशिश करते रहें।
तो एक स्टूडेंट जिनका नामांकन लगभग होने को था, उनको टॉपिक की तलाश थी कि, और उन्होंने कई बार हमसे ये बातें की, और भी टीचर्स थे, हम लोगों ने डिस्कशंस किया कि यूँ तो रिसर्चेज शोध होते रहते हैं, क्यों नहीं हम समसामयिक हालात पे रिसर्च कराएं, और ये आज के दौर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकती है। तो उनका नाम स्वास्तिका है। तो उनको हमने मोटिवेट किया, उनको हमने कन्विंस किया कि आप नेचुरल डिसास्टर्स पे या फ्लड पे आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने का वो आप कोशिश करें, आप इसको लेकर के आगे बढ़ें। उनको भी शायद बात पसंद आई और उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में लिया और फिर उन्होंने इस पर अपनी रिसर्च शुरू की। हमें खुशी होती है कहते हुए कि वो मेरे अंडर में ही रजिस्टर्ड हुई, मेरे सुपरविज़न में उन्होंने काम करना शुरू किया। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स मेहनती बहुत होते हैं और उनकी मेहनत हमें भी मोटिवेट करती है कि हम भी आगे बढ़ें और उनके साथ मिल कर के काम करें। वो कैंप टू कैंप, रेस्क्यू कैंप लगे थे जहाँ पे लोगों को राहत सामग्री दी गई थी, राहत पहुँचाई गई थी, वो वहाँ जाते थे और उन्होंने उस वक्त फ्लड अफेक्टेड लोगों की एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल और एक और कोई एस्पेक्ट था, एंग्जाइटी था, स्ट्रेस था और कुछ एक और एस्पेक्ट था, इस वजह में बात नहीं आ रही है। तो खैर इन चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे मेज़र करना शुरू किया, उसका मापन करना शुरू किया और मुझे खुशी हुई कि जब उनका डाटा आया और फिर जो रिज़ल्ट आया तो एक बहुत ही नई चीज़ सामने आई जो लोगों से छुपी हुई थी, यानी कि जो आम तरीके से लोग व्यक्त नहीं करना चाहते थे, आम तरीके से लोग एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहते थे, वो बातें भी उभर के सामने आई। और तब हमने देखा कि मेंटल हेल्थ किस तरीके से लोगों का वहाँ पे बिखर रहा था, कितने मेंटल इलनेस पाए गए थे, किस तरीके से वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे और वो किसी को कह नहीं पा रहे थे। उनकी इस स्टडी ने, जब उनकी कुछ आर्टिकल्स भी उससे पब्लिश हुए सबमिशन से पहले, फिर उनको PhD अवार्ड हुई और हाईली अप्रिशिएटेड रिसर्च वर्क माना गया। और आज भी कई जर्नल्स में जहां इनके ये आर्टिकल्स छपे थे, वहाँ के लोग या वहाँ के जो रीडर्स हैं, उस जर्नल से रीडर्स हैं, उन्होंने हमसे रब्ता लिया, चूँकि उन्होंने एक स्केल भी डेवलप किया था कि साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर्स इन कंटेक्स्ट टू द फ्लड करके उन्होंने कुछ एक स्केल था, मेरी मदद से उन्होंने तैयार किया था। उस स्केल की लोगों को ज़रूरत थी और वो स्केल भी लोगों को हमने प्रोवाइड कराया। इनके वर्क किया, यानी कि जो फ्लड से रिलेटेड जो वर्क था, इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हुई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से हमारे पास मेल आया जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की कि वो उस थीसिस को बुक की शक्ल में छापना चाहेंगे। बहुत खुशी हुई, हमने उसको भी इन्फॉर्म किया और फिर हम लोगों ने कोशिश की कि उस प्रेस तक, ऑक्सफोर्ड तक इनकी वो चीज़ों को पहुंचाई जाए ताकि छप करके एक चीज़ आए और पब्लिक के लिए ओपन हो। लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे कि कुछ मेरी अपनी व्यवस्था या कुछ उनकी अपनी व्यवस्था थी जिसकी वजह से वो अभी तक पेंडिंग है, वो प्रोसेस में है, अभी हो नहीं पाया। बहरहाल मेरे कहने का ये था कि फ्लड एक ऐसा नेचुरल डिसास्टर है जो एक साथ लोगों की ज़िंदगी को ले लेती है, एक साथ लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। और ऐसे हालात में जो सबसे ज़्यादा एक आघात, मानसिक आघात लोगों को मिलता है, वो मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्टेड होता है, वो फ्लड से होता है। अभी एक इंटरनेशनल सेमिनार में जो अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसमें मुझे जाने का मौका मिला और इत्तफाक ये देख लीजिए कि हमने वहाँ पर फार्मर्स वेलबींग इन रिलेशन टू फ्लड, हमने वहाँ पे एक अपना प्रेजेंटेशन दिया था। मुझे खुशी हुई कि वहाँ भी इस फील्ड से बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने हाईली अप्रिशिएट किया कि आप एक रिमोट एरिया की यूनिवर्सिटी में रहते हुए आपने एक अच्छा काम दे करके साइकोलॉजी पे आपने एक एहसान किया है। ये लफ्ज़ एक साहब ने मुझसे कहा, तो हमें बहुत खुशी हुई कि चलिए जिस इलाके में हम हैं और जिस इलाके की समस्याएं हैं उसका हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं और उनके मिटिगेट करने की या उसको हम दूर करने की या उसको हम कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इस एरिया में हमारी रिसर्चेस आगे बढ़ रही हैं, नई सोच डेवलप कर रही हैं और यकीनी तौर पर हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं वो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिसीज़ जब बन के आती हैं तो कहीं ना कहीं पर हमारी जो रिसर्चर्स होती हैं, हमारे स्टूडेंट्स की जो रिसर्चर्स होती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये उनकी बातें भी उसमें रखी गई हैं, तो ये खुशी का मौका मिलता है।
तो खैर ये बातें हमने इसलिए की कि एक फ्लड एक ऐसा था जिससे हम जूझते हैं, हर साल जूझते हैं, और एक ऐसा नेचुरल डिसास्टर्स है जो इंसान को झिझकोड़ के रख देता है, जो इंसान को बिल्कुल ही तोड़ चुका होता है। और इंसान टूटता है तो बेसिकली इंसान नहीं टूटता, उसका वो मेंटल प्रोसेस बिखर जाता है, उसकी वो मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो क्षितिज हो जाती हैं, जिस पे मनोवैज्ञानिकों का या मनोवैज्ञानिकों को पूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए। इस चीज़ की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। तो हम अपनी बातें फिर आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि जैसे कि हमने नेचुरल डिसास्टर्स के कई टाइप्स, कई प्रकारों को हम चर्चा कर रहे थे, आगे आ रहे थे, उस सिलसिले में फ्लड एक हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर के रूप में हमारे सामने था, जिसको हमने डिटेल से आपको बताया है। अब नेक्स्ट हमारा जो नेचुरल डिसास्टर्स का एक डिसास्टर होता है जिसको हम क्लाइमेटोलॉजिकल डिसास्टर की संज्ञा देते हैं, यानी जिसका सीधा संबंध क्लाइमेट से होता है। इसके अंतर्गत जो आपदाएं हैं वो है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, यानी आपने भी देखा होगा कि कभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि आदमी परेशान हो जाता है। ये रिपोर्टें भी आनी शुरू हो जाती हैं कि लू से इतने लोगों की जान चली गई, लू से इतने लोग बीमार पड़ गए, तरह तरह के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तरह तरह से फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो आते ही आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्लाइमेटोलॉजिकल डिसास्टर के ज़रिए या एक्सट्रीम टेम्परेचर के ज़रिए उभर के सामने आते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे व्यक्तित्व पर कितना पड़ता है, इस पर खूब स्टडीज़ हो रही हैं, खूब बातें हो रही हैं, और इस पर हम अभी डिटेल में जाना नहीं चाहेंगे। ये हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये भी एक आस्पेक्ट है मनोविज्ञान का, ये भी एक आस्पेक्ट है साइकोलॉजी का, जिस पे हम मनोवैज्ञानिकों को, हम मनोविज्ञान के छात्रों को आगे आना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, या जो हम कर रहे हैं इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचना चाहिए। इसी संबंध में जो अगला डिसास्टर यानी क्लाइमेटोलॉजिकल डिसास्टर है वो ड्राउट आता है, ड्राउट, सूखा। तो सूखे की समस्या, हालांकि ये चीज़ें अब कम सुनने को मिलती है, लेकिन जब हम लोगों का बचपना था तो अक्सर हम सुना करते थे कि अकाल पड़ा, सूखा हुआ, जिससे कि ये क्षति हुई, ये लोग मर गए, ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ। ये एक कहानी के रूप में हमारे सामने आती हैं। फिलहाल हम लोगों ने ये सूखे को तो नहीं झेला है, सूखे को तो नहीं देखा है, लेकिन सिर्फ हमारे न झेलने से ऐसा नहीं होता कि सूखा या ड्रॉट नहीं होता, बल्कि वर्ल्ड में जब हम नज़र दौड़ाते हैं, चूँकि आज मीडिया का दौर है, हमारे सामने न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे सामने जर्नल्स हैं, हमारे सामने मैगजीन्स हैं, हमारे सामने तरह तरह के टेक्निक्स हैं, जिसके आधार पर आज हम पूरे वर्ल्ड को समझने के लिए तैयार हैं। एक क्लिक में हम दुनिया देख लेते हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे अफ्रीका की कंट्री है, बहुत सारे ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ड्रॉट से लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, भूखे मरते हैं, वो सूख कर कांटे हो जाते हैं, उन्हें खाना नहीं नसीब होता। तो ये समस्याएं सिर्फ मानवता की समस्याएं नहीं होती हैं, उस समाज की समस्या नहीं होती हैं, बल्कि वहाँ मनोविज्ञान भी होता है। तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते इस आपदा को भी हमको समझना है और इस आपदा पर भी हमारी अपनी नज़र रखनी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आपदा हमारे सामने जो क्लाइमेटोलॉजिकल का होता है वो है वाइल्ड फायर, यानी जंगली आग, यानी जंगलों में आग का लग जाना। यहाँ से कुछ दिनों पहले भी हुए, ऑस्ट्रेलिया के कुछ जंगल वगैरह में हुए थे, जिसकी रिपोर्टें भी खूब आई थी, और किस तरीके से उससे न सिर्फ जानवरों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था, बल्कि इंसानों को भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, अपने अपनों को खोना पड़ा, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें भी एक आपदा के रूप में हमारे सामने हैं, जो हमारे मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय वस्तु हो सकता है या है भी। इसी नेचुरल डिसास्टर्स की अगली कड़ी में हम लेते हैं, वो है मेट्रोलॉजिकल डिसास्टर, यानी मौसम संबंधित आपदा, यानी ऐसी आपदा है जिसका संबंध मौसम से होता है। इसके अंतर्गत भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये पाया है कि एक है साइक्लोन, यानी चक्रवात। ये हम सभी जानते हैं, चक्रवात और साइक्लोन। अभी कुछ दिनों पहले भी एक साइक्लोनिक वेव उठा था, जिसका नाम साइक्लोनिक वेव, जिसका अभी इम्फानी और कुछ ऐसा जहन से बात निकलती है। तो खैर इस तरह से और भी नाम सब आते रहते हैं, कभी कैटरीना की बात आती है, कभी कुछ बातें आती हैं जो रीनेम किए जाते हैं। तो ये तूफ़ान, ये आफात, ये साइक्लोन भी हमारी एक नेचुरल डिसास्टर का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद स्टॉर्म्स हैं या वेव सर्जेस हैं,
जिसे हम तूफ़ान या लहर परिवर्तन भी कहते हैं। तो ये स्टॉर्म या वेव सर्जेस ये ऐसे हैं जो दुनिया के कुछ हिस्से में, कुछ क्षेत्रों में ये चीज़ें होती रहती हैं, जिससे कि जान की हानि होती रहती है, इंसान परेशान दिखते रहते हैं। इसी संदर्भ में, नेचुरल डिसास्टर ही के संदर्भ में, और जो अगला डिसास्टर सामने आता है वो बायोलॉजिकल डिसास्टर की संज्ञा हम देते हैं। बायोलॉजिकल डिसास्टर जिसे हम जैविक आपदा का नाम दे सकते हैं। अब जैविक आपदा या बायोलॉजिकल डिसास्टर के अंतर्गत में दो प्रकार की आपदाएं, दो प्रकार के डिसास्टर्स हमारे आते हैं। वो है पहला कि डिजीज़ एपिडेमिक्स, जिसे हम रोग महामारी की संज्ञा देते हैं। आज हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं या कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल दें तो ये डिजीज़ एपिडेमिक की एक एग्जाम्पल हो सकती है, और इस सिलसिले हम और आगे बातें करेंगे और डिटेल बताएंगे कि किस तरह से ये एपिडेमिक्स जो है वो नेचुरल डिसास्टर्स का हिस्सा होता है और ये पूरे मानव के लिए एक श्राप होता है। दूसरा है हमारा इंसेक्ट या एनिमल प्लेग्स, जिसे हम पशु विपत्तियाँ की संज्ञा देते हैं। जैसे कि प्लेग जो चूहों से फैला करता था, पूरे की पूरी पॉपुलेशन से अफेक्टेड होती थी, लाखों हज़ारों लोग मरते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बायोलॉजिकल डिसास्टर के अंतर्गत आते हैं। आपदा या नेचुरल डिसास्टर के संबंध में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय प्राकृतिक आपदाओं को अपने ढंग से लेकर के चलती है। उसे वो मापने की भी कोशिश करती है, उसको वो ये देखने की कोशिश करती है कि कौन सी आपदाओं से उसकी सीवियरिटी कैसी होगी और कितना नुकसान होगा। ऐसा पाया गया है कि जैसे भूकंप है, तो भूकंप का क्या होता है कि वो जो टेन्योर होता है, भूकंप का जो समय होता है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ हमें प्रभावित करता है, हमारी पॉपुलेशन को प्रभावित करता है और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। लाखों हज़ारों की जानें जाती हैं, शहर का शहर वीरान हो जाता है, बिल्डिंगें गिरती हैं, यानी इस तरह से इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। उसी तरीके से कुछ ऐसे भी ये होते हैं डिसास्टर्स हैं जिसकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे विकसित कराया जाता है और एक लंबे क्षेत्र को वो कवर कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सूखा को ले सकते हैं, ड्रॉट। उसकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन ड्रॉट से क्या होता है कि हमारे खुराक हमारी नहीं हो पाती है, हमें खाने पीने की चीज़ें में से नहीं हो पाती है, वो बिल्कुल अकाल की स्थिति होती चली जाती है और हम उससे अफेक्टेड होते चले जाते हैं, हम परेशान होते चले जाते हैं और पूरा का पूरा हमारा मानव जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता चला जाता है। अब ये बातें जो हमने आपके सामने रखी वो नेचुरल डिसास्टर्स का एक पार्ट था, नेचुरल डिसास्टर्स का एक हिस्सा था, जिसके अंतर्गत हम इन सारे डिसास्टर्स को, जिसका वन बाय वन हमने चर्चा किया है, बताते चले गए हैं, वो आपके सामने हमने रखा है। अब जैसा हमने आपको पहले बताया था, शुरुआती दौर में ही बताया था कि दूसरा जो मेजर डिसास्टर हमारा है वो मैन मेड डिसास्टर होता है, यानी कि मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। अब ऐसा सवाल उठेगा कि मानव के द्वारा ये कौन सी आपदाएं हैं जो निर्मित की जाती हैं। तो इसे समझने की बात है। जैसा हमने आपको बताया कि प्राकृतिक या नेचुरल, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो नेचर के द्वारा एक अभिशाप होता है, वो नेचर के द्वारा स्वतः उत्पन्न कर दिया जाता है, जिसे हमें झेलना पड़ता है, हमारे सामने उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन मैन मेड की हम जब बात करें तो मैन मेड के बारे में IFRC, जिसे हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस कहते हैं, और साथ ही साथ RCCS, जिसे हम रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ की संज्ञा देते हैं, उन्होंने मैन मेड डिसास्टर को मनुष्य द्वारा किया गया कार्य बताया है, यानी इसका कारण या इसका जिम्मेवार उन्होंने साफ साफ तौर पर मानव को या मनुष्य को बताया है। अब इस संबंध में जो IFRC है उन्होंने ये बताया कि इससे मैन मेड से क्या होता है कि मानव की बस्तियां तबाह हो जाती हैं,
करीब या आसपास की जो पॉपुलेशंस होती है या जो भी जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं वो भी इससे प्रभावित होती है, उसमें भी बाधाएं आ जाती हैं और इसका परिणाम ये होता है कि तकनीकी कारणों से हमारा जानी नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब मैन मेड जो डिसास्टर्स है, मैन मेड जो आपदाएं हैं, उसके अंतर्गत जो आपदाएं या डिसास्टर सामने आते हैं उसे हम एक को इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की संज्ञा दे सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसे हम पर्यावरणीय दुर्दशा भी हिंदी में कह सकते हैं, ये होती है। दूसरा हमारा पॉल्यूशन है जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। ये पॉल्यूशन क्या है? ये नेचुरल नहीं है बल्कि मानव के द्वारा ही ये बनाए जाते हैं। जैसे कि हम बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा होता है। एक तरह से पॉल्यूशन फैला रहा होता है, तो पॉल्यूशन से पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड होता है, प्रभावित होता है और उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव मानव पे, मानव के शरीर पे और मानव के मस्तिष्क पे पड़ता हुआ नज़र आता है। तो मैन मेड के अंदर में जो दो चीज़ें हैं वो है पहला इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे हम दूसरा पॉल्यूशन, जैसे ही पॉल्यूशन हम फैलाते हैं या पोल्यूशन हमारे द्वारा जैसे ही एकदम जैसे प्लास्टिक का यूज़ था जिस पे बैन करने की बात आई और बैन की भी गई। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे गैस हैं, जैसे पहले लकड़ियों से खाना बनाने का रिवाज था, फिर कोयलों से खाना बनाने का रिवाज था, उसके द्वारा जो स्मोक निकलते थे उस सब पे कंट्रोल करने की बातें की गई हैं। तो ये पॉल्यूशन था जिससे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था और हम उससे कहीं ना कहीं पर जो है वो प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे थे। उसी तरीके से अगला जो मैन मेड डिसास्टर है वो है एक्सीडेंट। ये बहुत ही कॉमन डिसास्टर है और हम ये समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक्सीडेंट से जितनी जानी नुकसान होती है, जितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, शायद वो किसी भी बीमारी से उतने नहीं मरते होंगे। तो एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं एक ऐसा डिसास्टर है जो मैन मेड है। अगर चाहे हमने ट्रैफिक का सही पालन नहीं किया, अगर चाहे हमने जो पोल्यूशन कंट्रोल है उसकी सही ढंग से हमने उसकी बातों को नहीं समझा, बातों को नहीं माना, तो ऐसे कंडीशंस में जैसे रोड ड्राइविंग के अपने तरीक़े हैं, अपने अंदाज़ बताए गए हैं, उसके रेगुलेशंस हैं, उसके नियम हैं, उसके परिनियम हैं, अगर उसकी हम अवहेलना करते हैं तो ये अवहेलना करना क्या है, हमारे द्वारा हुआ है, तो इसे हम मैन मेड कर सकते हैं, मानव निर्मित कर सकते हैं और जिसकी वजह से एक्सीडेंट पे हमारी जानें जाती हैं। इसके साथ हमारा जो अगला मैन मेड डिसास्टर है वो है इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक। जैसे कुछ देर पहले हमने आपसे जो बातें की थी तो उसमें हमने भोपाल ट्रेजेडी की भी बातें की थी। डेट वाज द इंडस्ट्रियल डिसास्टर, गैस का लीक करना और लाखों लोगों का उससे प्रभावित होना, हज़ारों की जाने जाना, लोगों के आईसाइट्स ख़त्म हो जाना, सुनने की कैपेसिटी का बर्बाद हो जाना। तो ये चीज़ों का जो प्रभाव पड़ा वो इंडस्ट्रियल डिसास्टर की वजह से सामने आया है। उसके बाद अगला डिसास्टर मैन मेड में टेक्नोलॉजिकल आता है, यानी कि तकनीकी वजह से जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जो आपात हमारे सामने आता है, उसे हम मैन मेड ही कह सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी जब हम डेवलप करते हैं, लाइक कि हम कुछ ऐसे बम बनाते हैं जो बारूद से भरा होता है, जब उसे हम कहीं पे गिराते हैं तो यकीनी तौर पर जो नुकसान धरती को होता है, इन्वायरमेंट को होता है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हम इंसानों को होता है कि मतलब वो या तो हमारी जाने जाती हैं या फिर उसकी वजह से कई ऐसे प्रकार के लक्षण फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हमारे सामने आते हैं जिसको वही झेल सकता है या वही समझ सकता है जो उसको झेल रहा होता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल डिफ़ॉल्ट या टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी टेक्नोलॉजिकल डिसास्टर उभर के सामने आते हैं। उसके बाद जो अगला डिसास्टर है हमारा वो ट्रांसपोर्ट जिसे हम परिवहन की संज्ञा देते हैं, वो भी एक पार्ट है जिसकी वजह से हम डिसास्टर्स इन्वायरमेंट में या डिसास्टर से दो चार हो जाते हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट के अंदर में ये होती है कि ऐसी ख़तरनाक सामग्रियों का हम उत्पादन करते हैं
या उपयोग करते हैं जो हमारे लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए या हमारी कम्युनिटी के लिए कहीं से भी वो बेनिफिशियल नहीं होता है, लाभदायक नहीं होता है, बल्कि उसका वो उल्टा नुकसान होता है, जिसको हम मैन मेड डिसास्टर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट डिसास्टर की संज्ञा दे सकते हैं। अब ये दो चीज़ों को तो हमने चर्चा कर ली। एक था हमारा नेचुरल डिसास्टर, उसके कई रूपों को हमने देखा, कई पहलुओं पर हमने बहस की। दूसरा हमारा था मैन मेड डिसास्टर, उसके भी कई काइंड्स को, कई प्रकार को हमने आपके सामने रखा और आपने उसको समझने की कोशिश की है। अब इसी की कड़ी में जो हमने आपको बताया गया था कि तीसरे किस्म का आज के मॉडर्न युग में जो डिसास्टर्स हमारे सामने आता है, जिसे हमने कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज की संज्ञा दी थी, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण डिसास्टर्स है जिस पे हमें अपनी नज़र रखने की आवश्यकता है, इसे हम जटिल आपात स्थिति भी कह सकते हैं। इस संबंध में जो हमने बातें की या हमने जानने की कोशिश की हैं, जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, वो ये है कि कुछ आपदाएं कई ख़तरों से उत्पन्न होती हैं। कुछ आपदाएं कई ख़तरों से उत्पन्न होती हैं या अधिक बार दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से, जिसमें संघर्ष की स्थितियां और युद्ध सहित रणनीतिक प्रतिष्ठानों पर अधिकार आदि सामने आते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज हैं, इसके अंतर्गत जिससे हमको जूझना पड़ता है, जिन आपदाओं से हमें दो चार होना पड़ता है, जिन आपदाओं को हमको फेस करना पड़ता है, वो है फूड इनसिक्योरिटी। सबसे पहला है फूड इनसिक्योरिटी, यानी भोजन की असुरक्षा। जैसे अभी के हालात में हमने देखा कि पलायन कर रहे हैं मजदूर, लेबर माइग्रेट कर रहे हैं, उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, खुद वो सक्षम नहीं है कि अपनी खुराक, अपने फूड्स को वो कहीं से इकट्ठा कर सकें। वो जो इनसिक्योरिटी वहाँ पे सामने आई, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो एक तरीके का उनके अंदर में एक खौफ, एक डर, एक हड़कंप होता चला जा रहा है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की आपदा है, जिससे मानव जीवन ग्रस्त है, जिससे मानव जीवन जो है वो परेशान है। दूसरा है एपिडेमिक्स, महामारी। जैसे ताज़ा एग्जाम्पल हमारे सामने अभी कोविड-19 का है। इस पे हम अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे कि इसे न सिर्फ हम झेल रहे हैं, हम जूझ रहे हैं, बल्कि मेरी तरीक़े से या हो सकता है हमसे कहीं ज़्यादा उससे आप खुद वाकिफ़ हों और आप खुद उसको जो है आप फेस कर रहे हैं, उससे आप खुद जो है वो परेशान दिख रहे हैं। उसके बाद आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि सशस्त्र संघर्ष। आए दिन एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे या एक का दूसरे पे हमला करना, टेररिज्म को बढ़ावा देना, एक दूसरे के मुल्क को तहस नहस करना, ये सब चीज़ें एक ऐसी आपदा होती हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज की संज्ञा दे सकते हैं। और ये ये डिसास्टर है वो इसी कैटेगरी में आता नज़र आता है। उसके बाद हमारा है डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, यानी विस्थापित आबादी। यह भी एक तरह की आपदा के रूप में हमारे सामने आती है। जैसे अभी करेंट एग्जाम्पल, अभी का एग्जाम्पल हम लें तो लेबर माइग्रेशन जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरह से ये डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के हज़ार किलोमीटर जा रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे? ये आपदा नहीं तो और क्या है? तो इसे भी हम एक ऐसी आपदा कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज के अंतर्गत आता है। आईसीआरसी ने कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज की कुछ विशेषताओं की बातें की हैं, यानी उस विशेषताओं के आधार पर हम कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी को या कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज डिसास्टर को समझने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं पहली विशेषता एक्सटेंसिव वायलेंस यानी कि व्यापक हिंसा। ये भी एक डिसास्टर का एक रूप है, एक खासियत है, एक इसकी विशेषता है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पॉपुलेशंस, जिसकी चर्चा अभी हमने आपसे की थी। तीसरा है लॉस ऑफ लाइफ,
यानी कि क्राइसिस के दौर में हमारी जानों का जाना, हमारे प्रियजनों की जान का जाना, हमारे रिश्तेदारों की जान का जाना, हमारे पड़ोसियों की जान का जाना, ये लॉस ऑफ लाइफ जो है ये भी एक डिसास्टर का रूप लेता है। उसके बाद वाइड स्प्रेड डैमेज टू बोथ सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज़ के समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक व्यापक नुकसान उठाना पड़ता है। अगली विशेषता कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज को समझने की यह है कि नीड फॉर लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अक्रॉस मल्टीपल एजेंसीज, यानी कई एजेंसियों के लिए बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की आवश्यकता। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉन्स्ट्रेंट्स विच इम्पैक्ट और प्रिवेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी राजनीतिक और सैन्य बाधाएं जो मानवीय सहायताओं को प्रभावित या रोकती हैं। लास्ट है इंक्रीज्ड सिक्योरिटी रिस्क फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्कर्स, यानी मानवीय राहत कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा की वृद्धि। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज एक ऐसी आपदा है जिसे आज के युग में समझने की बहुत ही ज़रूरत है और इस पर भी मनोवैज्ञानिक एक सोच डेवलप करने की, विकसित करने की ज़रूरत है ताकि इसको हम ओवरकम कर सकें, इसको हम मिनिमाइज कर सकें। अगला जो डिसास्टर के काइंड्स हैं और इम्पॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हमने आपसे की भी है वो है पैंडेमिक इमरजेंसीज, यानी महामारी की आपात स्थिति। पैंडेमिक की जो स्थिति होती है तो सबसे पहले हम पैंडेमिक को समझने की कोशिश करें कि बेसिकली ये पैंडेमिक वर्ड इसका अर्थ क्या है, पैंडेमिक है क्या। तो यहाँ हम आपको ये बता दें कि पैंडेमिक ग्रीक के दो शब्दों का योग है, यानी कि ग्रीक के दो शब्दों को मिलाकर पैंडेमिक वर्ड बनाए गए हैं और वो शब्द है पैन, PAN, पैन प्लस डेमोस, DEMOS, डेमोस। पैन का अर्थ है ऑल, सभी, और डेमोस का अर्थ है पीपुल, यानी कि जिस चीज़ से सभी पीपुल अफेक्टेड हो, प्रभावित हो, वो पैंडेमिक कहलाएगा। इससे पैंडेमिक को एक संक्रमिक महामारी की संज्ञा भी देते हैं, संक्रमिक होता है ये, और इस महामारी के में तेज़ी से फैलता है और ख़ास तरीके से ये है कि ये मानव आबादी को प्रभावित करता हुआ नज़र आता है और जिसकी वजह से क्या है कि आर्थिक सेवाएं हमारी बाधित हो जाती हैं और हम असामान्य या अप्रत्याशित रूप से किसी चीज़ को देखने पे मजबूर हो जाते हैं और साथ ही साथ ये संक्रमण बीमारी की वजह से हमारी पूरा जीवन, हमारे पूरा का पूरा ये कहिए स्ट्रक्चर लाइफ का जो है वो डैमेज होता चला जाता है। और इस संदर्भ में ये भी कहा गया है कि महामारी की घटनाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकती हैं। जैसे कि अभी कोविड के बारे में अब चर्चाएं हुई हैं, लोगों का मानना है, कुछ नहीं भी मानते इसको, कि ये कहा जाता है कि ये चीन से आया और चीन ने इससे जो है वो निर्मित किया है। तो अगर चीन ने मान लिया, मतलब इस पर हम बहुत ऑथेंटिक नहीं हैं और बहुत हम इस पर आपको नहीं कहेंगे कि आप माने ही या हम माने ही, जैसा कि बातें सामने आई, जैसा कि हमारे सामने है कि ये बताया गया कुछ मीडिया के द्वारा कि चीन ने जो है ये इस जरासीम का, इस वायरस का उसने जो है वो निर्माण किया, अपने लैब में बनाया और फिर से फैलाया है। तो अगर ऐसा है तो ये मानव निर्मित है, मैन मेड है। लेकिन अगरचे किसी वजह से जैसे एक कंसेप्ट ये भी आता है कि चीन में जानवरों को खाने से, चमगादड़ के खाने से ये या जो बीमारी फैली है, तो अगरचे ये ऐसा है तो इसे हम नेचुरल डिसास्टर की भी संज्ञा दे सकते हैं। यानी ये है कि जो पैंडेमिक डिसास्टर होगा वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल डिसास्टर भी हो सकता है। अब
इस संदर्भ में पेंडेमिक जो बीमारियां अब तक जो रिपोर्ट सामने है, जिसकी वजह से एक पेंडेमिक बना, जिसकी वजह से मानव जाति को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, उन बीमारियों में जो चीज़ें सबसे पहले आई थी वो है येलो फीवर। येलो फीवर यानी पीला बुखार, फिर उस पर भी कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद मलेरिया, ये भी पेंडेमिक के रूप में उभर के सामने आया था, इसे भी कंट्रोल कर लिया गया। फिर डेंगू फीवर उभर के सामने आया, डेंगू फीवर पर भी कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद कॉलरा का कंसेप्ट है, कॉलरा भी से भी काफ़ी नुकसान होते रहे, उस पर भी कंट्रोल किया गया। फिर जो पेंडेमिक के सामने आया वो एवियन फ्लू है। उसके बाद जीका का चर्चा हुई, इबोला की चर्चा हुई, एड्स की चर्चा हुई, और आज की डेट में कोरोना वायरस या कोविड-19 की चर्चा है। तो ये भी एक एपिडेमिक डिसास्टर है जिसे हम आपको झेलना पड़ जाता है। अब एक कंसेप्ट जो अब हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि ये जो चर्चाएं, ये जो बातें हमने की हैं, वो तो बिल्कुल आपदा की बातें हैं, और आपदा क्या है, आपदा के काइंड्स कितने हैं, आपदा से हमें क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है, ये चीज़ें तो हमने अच्छी तरह से की। अब हमारा अगला एस्पेक्ट ये सामने आता है कि आपदा किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से हमें प्रभावित करता है, किस तरीके से हमारे जीवन को, हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को यानी समुदाय को वो एक ये कह लें कि बिल्कुल बर्बाद करने के कगार पर लाके खड़ा कर देता है। तो इस संदर्भ में हम थोड़ा सा आपसे अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, मनोवैज्ञानिक रूप से हम आपदा को देखने की कोशिश करेंगे कि आपदा को प्राकृतिक और मानव निर्मित लोगों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं को आमतौर पर मनुष्यों को उनके पिछले कर्मों के लिए दंडित करने के लिए ईश्वर का श्राप या ईश्वर का कार्य के रूप में माना जाता रहा है, और अक्सर उन्हें कर्म के रूप में भी जाना जाता है। नियोजन और तैयारियों में बाधा के रूप में इस विशेषता का मुकाबला करने और नकारात्मक परिणामों के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम भी माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य रुकावट पैदा करने के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक रूप से सामने आती हैं। मानव की त्रुटियां और तकनीकी दुर्घटनाएं प्रकृति और उदारवादी कार्यों में मध्यम होती हैं, जैसा कि आतंकवाद प्रकृति में सबसे गंभीर है। अब हम ये भी देखते हैं कि इसके अलावा दुर्लभ उदाहरणों में बचे हुए लोग अपने कष्टों का बदला लेने के लिए आपदा को अपराधी बना सकते हैं या युद्ध और आतंकवादी हमले के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। तो हम मनोवैज्ञानिक, जैसे कि आपको बताया कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से हम आपदा को देख रहे हैं कि आपदा मानसिक स्वास्थ्य के रूप के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी किया जाता है, और आपदाओं में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनेकों प्रकार की औषधियों का या मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हमारे साइकेट्रिस्ट दवाइयों का ज़्यादा सहारा लेते हैं, और इस वक्त हम सारी दवाइयों का नाम नहीं बताना आपको चाहेंगे क्योंकि ये अभी हमारे यूज़ का भी नहीं है। और लेकिन जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आम तरीक़े से आपके सिम्टम्स को पूछने के बाद वो तेज़ी से दवाइयों को लिखते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो हुए हैं उसमें ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि आपदा में मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में किसी भी मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता है। चूँकि ये आपदाएं जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं या मैन मेड होती हैं, जिसका पूरी तरह से जो है प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारा जो मेंटल सेटअप है वो डिस्टॉर्ट होता है या डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको हम साइकोलॉजिकली ठीक करने की ज़्यादा कोशिश करें, न कि मेडिसिन का हम सहारा लें। कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में
मानसिक क्या है, स्वास्थ्य को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध मानव से है, और अगरचे हम सामान्य जीवन अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में गुजार रहे होते हैं, तो इसका सीधा सा संबंध यह है कि हम नॉर्मल हैं, हम सामान्य हैं। और नॉर्मल या सामान्य हम कब होते हैं? जब हम समाज के मापदंडों को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति और सभ्यता को साथ लेकर करके अपने जीवन को हम गुजार रहे होते हैं। यदि हम उससे थोड़ा सा भी इतर होते हैं तो ये चीज़ सामने आ जाती है कि हम कहीं न कहीं पर एबनॉर्मल हैं, कहीं न कहीं पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित है, कहीं न कहीं पे हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, कहीं न कहीं पर हमारे वजह से हमारे समाज को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि आपदा में समुदाय की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं आमतौर पर एक अनुमानित चरण का पालन करती है। और जब हम इन चरणों का अमल करते हैं, इन चरणों को हम फॉलो करते हैं, तो समाज को एक हम अच्छा समाज बनाने में सफल होते हैं, एक अच्छा समाज हम बना पाते हैं। अब यदि हमारे अंदर में आपदा की वजह से असमानता आती है, हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल साफ आती है कि हम खुद भी टूट रहे होते हैं और हम अपने समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम असमान स्थितियों में खुद को समान बनाए रखने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। हम उसी बहाव में बह जाते हैं और नतीजा क्या सामने आता है कि हम उत्तरजीवी का अपराध करने पर विवश हो जाते हैं। हम भारी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं या हम डर जाते हैं। हम मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। हम अनेकों प्रकार की ऐसे पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम मृत्यु इच्छा करने लगते हैं। हम आत्मघाती विचार अपने अंदर में लाना शुरू कर देते हैं। हम भावनाओं में बह जाते हैं और फिर हमारे द्वारा जो व्यवहार व्यक्त होते हैं वो बिल्कुल ही असमान होते हैं और असहनीय होते हैं। नतीजा ये होता है कि आपदाओं में हम सामाजिक रूप से, हम सामुदायिक रूप से बिखर रहे होते हैं, जिससे न सिर्फ नुकसान हमको अपने आप में होता है बल्कि हमारे परिवार को होता है, हमारे समाज को होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली इसका पूरा का पूरा खमियाजा हमारे मुल्क को, हमारे देश को भुगतना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से इन आपदाओं को प्रबंधन करना चाहें, मैनेज करना चाहें, तो इस संदर्भ में भी बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारी प्रक्रियाएँ हमारे सामने हैं। हम इस संदर्भ में एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहेंगे। समय लगभग पूरा होने जा रहा है, लेकिन बस थोड़ी सी देर आपसे और लेना चाहेंगे और उसमें हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जो आपदाएं हैं या ख़ास तरीके से अभी जिस आपदा से हम गुज़र रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति से हम या तो स्थिति में हैं या उससे थोड़ा सा उभरे हैं, अनलॉक के फेज़ 1 में हम चल रहे हैं। फिर भी हम मानसिक रूप से जो सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट है वो लेकर के सामने चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से हम ये देख रहे हैं कि हम कहीं न कहीं पर परेशान हैं। हम में अंदर में जो वो जज्बा था, हमारे अंदर जो एक खुशी थी, हम जो एक दूसरे से मिलना चाहते थे, हम एक दूसरे को शेयर करना चाहते थे, वो कहीं न कहीं पर हम खो रहे हैं। सिर्फ एक टेलीफोन सहारा रह गया है जिससे हम एक दूसरे की खैरियत पूछ लेते हैं, लेकिन उससे हम किसी के संवेग को, किसी के इमोशंस को हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, उसके हम बहुत समीप नहीं हो सकते हैं। हम अपनी होंठ की मुस्कुराहट अपने वीडियोस के द्वारा तो उनको दे सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग हम नहीं दे सकते हैं जिसकी आवश्यकता उनको है या उनके फीलिंग्स की आवश्यकता हमको है।
तो ऐसे कंडीशंस में हम वक्त का ख्याल रखते हुए आपसे हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि क्राइसिस इंटरवेंशन हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि साइकोलॉजिकली हम क्राइसिस इंटरवेंशन को लेकर के चलें, जिसमें 3 फेज़ बताए गए हैं। फर्स्ट फेज़ है, सेकेंड फेज़ है और थर्ड फेज़ है। इस पे अभी समय नहीं है, वरना हम फिर विस्तार से इस पे चर्चा करते हैं। बहरहाल इन फेज़ पे भी हमको नज़र रखनी है, हमको उसी हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ना है कि हम औरों अब खुद भी संतुलित रहें और औरों को भी हम संतुलित बनाए रखने की कोशिश करें। हम अपने मेंटल हेल्थ, जिसके अंतर्गत हमारे यह है कि जो लक्षण बीमारियों के होते हैं, मानसिक बीमारियों के होते हैं, हम उसको ना आने दें। जैसे हम अपने आप को फ्रस्ट्रेशन ना फील करें, या दूसरों को भी जिसे हम देखें कि वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं तो उनको हम मोटिवेट करें, उनको हम दिलासा दें। हम स्ट्रेस में ना आए, चूँकि स्ट्रेस लेवल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि ये 1000 बीमारी का में अकेला एक ऐसा बीमारी है, मानसिक रोग है, जो सभी बीमारी पे हावी होता है। मानसिक दबाव इंसान को बिखेर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप एक सुपारी को आप टेबल पर रखें और एक भारी हथौड़े से आप तेज़ उस पर हंट करें और वो बिखर के फैल जाता है, उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये स्ट्रेस है जो हमारे व्यक्तित्व को बिखेर देता है, फैला देता है, तोड़ देता है। तो हम स्ट्रेस में ना आए। उसके साथ ही साथ हम डिप्रेशन ना महसूस करें। जब हम फ्रस्ट्रेशन होंगे तो यकीन तौर पर स्ट्रेस में हम आ जाएंगे। जब स्ट्रेस फुल लाइफ हमारी होगी तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, और जब हम डिप्रेशन में चले जाएंगे तो हमें क्या है कि ना जीने की इच्छा होती है और ना एक खुशी सी महसूस होती है। जो हम देखने को तो हम उससे जूझ रहे होते हैं, लेकिन हमारे इन सिम्टम्स से हमारा परिवार परेशान हो रहा होता है, और जब हमारा परिवार परेशान हो रहा होता है तो हमारा समाज भी कहीं न कहीं तो परेशान हो रहा है। इस तरह से ये चीज़ें फैलती चली जाती हैं और एक समाज में एक अजीब तरह की कमियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो हमें डिप्रेशन से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। हम एंग्जाइटी के लेवल को या तो बिल्कुल कम रखें, या अपने अंदर में हम एंग्जाइटी आने ही न दें, यह हम कोशिश करें। हमारे अंदर में पैनिक डिसऑर्डर्स भी उभर के सामने आ सकते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर, इस संदर्भ में भी हमारे कई वीडियोस हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसे आप चाहें तो बाद में उसे आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह के वीडियोस हमारे इस चैनल पे भी BNMU संवाद पे भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि वो आपको आगे देखने में, आपको समझने में, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, डिसास्टर को समझने में आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, आपका उपयोगी होगा। फिर उसी तरह से इस माहौल में, जो पेंडेमिक माहौल में हम जी रहे हैं, उसमें फोबिया का भी होना बहुत ज़रूरी है। फोबिया एक इरेशनल फियर है जिसका वजूद कुछ नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हम भयभीत रहते हैं, डरे से रहते हैं। तो ये भी हमारी पर्सनालिटी की कहीं न कहीं कमज़ोरी है, पर्सनालिटी की हमारी कमी है, जिसकी वजह से हम टूट रहते हैं। और इसको भी एक साइकोलॉजी के छात्र होने के नाते या साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हम सबों की ये जिम्मेदारी है कि इसको हम कंट्रोल करें, इसको हम देखने की कोशिश करें। इस संदर्भ में कुछ काउंसलिंग टेक्निक्स हैं, यानी काउंसलर्स हमारे कुछ ऐसी टेक्निक्स को, ऐसी विधियों को अपनाते हैं जिससे कि हम आपदा में अपने मानसिक विकारों को हम ये कंट्रोल कर सकें, हम उसे संभाल सकें। फिर कुछ साइकोथेरापीज भी हैं जो साइकेट्रिस्ट के ज़रिए या साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए जो आपके सिम्टम्स को, आपकी परेशानी को देखते हैं, वो सजेस्ट किए जाते हैं। जिसमें आज के डेट में जो पेंडेमिक स्टेज हमारा जा रहा है, जिसमें हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। और उसके कई स्टेप्स हैं, कई लक्षण हैं। सारे स्टेप्स को एक साथ नहीं लागू किए जाते, कुछ स्टेप्स कुछ के लिए ज़रूरी होते हैं, कुछ स्टेप्स कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये एक्सपर्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वो आपको सहयोग देंगे और किस तरह से वो आपके संतुलन को बरकरार रखने में आपकी सहायता करेंगे। फिर इस संदर्भ में इसको मैनेज करने के लिए हमने बार बार कहा है कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाना अति आवश्यक है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में भी कई हैं, बॉडी स्ट्रेच हैं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज है, आप योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और इससे भी अधिक से अधिक में आप जा सकते हैं। लेकिन एक सिंपल है हमारा ब्रीदिंग टेक्निक, यानी कि सांसों को तेज़ लेना,
फिर हल्का सा रोकना, फिर सांसों को छोड़ना। तो ये टेक्निक्स जो हमारे हैं, ये कोई भी कहीं भी, हम यहाँ बैठे हैं, हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और अगरचे आप दिन भर में 3 बार 4 बार आप 2 मिनट के लिए अगर चीज़ें कर लेते हैं तो आप खुद ये फील करेंगे कि आपके अंदर में जो भी सांवेगिक विकार है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, या जिस तरह के भी आपके अंदर में मेंटल प्रॉब्लम्स उभर के सामने आ रहे हैं, उस पर आप खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को आप संभाल सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम ये कहना चाहेंगे कि जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, जो काउंसलर्स हमारे आपके लिए सहयोग करेंगे, या जो साइकोथेरापिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपके लिए उपलब्ध होंगे जो अपना कार्य करेंगे, हम अपने समाज से और अपनी सरकार से भी ये कहना चाहेंगे कि वो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं पब्लिक के लिए, जो साइकोलॉजिकली बेस्ड होता है और साइकोलॉजिकल होता है, जिसमें यह है कि मीडिया को फेक न्यूज़ से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरीके का जो है वो इस तरह का न्यूज़ ना फैलाए जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, जिसका कोई मानी मतलब है ही नहीं। इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं पर हमारा व्यक्तित्व टूट जाता है, कहीं न कहीं पर हम न चाहते हुए भी बिखर जाते हैं और हमारे अंदर में एक तरीके की एक ऐसी भावना उभर जाती है जो भावनाएं हमको और हमारे समाज को बिखेर देती है। तो मीडिया को ये चाहिए कि बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ सामने आए। फिर हमारी ये जिम्मेदारी है, या हमारे गवर्नमेंट की या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक प्रोपेगेशन चलाएं, कि ऑथेंटिक लिंक प्रोवाइड करें और ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स प्रोवाइड करें जो सही ढंग से और सही तरीके से इंसान के सामने किसी भी पेंडेमिक को लेकर के सामने आए, बहकावे में ना आए जिससे कि और परेशानियाँ बढ़ जाएँ। टेलीविज़न को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। जैसे हमारे फ़ोन ऑपरेटर्स इन दोनों बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जब डायल कीजिए तो एक स्लोगन देते हैं कि आप बीमारी से लड़िए, बीमार से नहीं। ये एक खूबसूरत स्लोगन है। इस तरह की चीज़ों को प्रोपेगेट करने की और भी ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ मोहल्लों में, मेन रोड्स पे, शहरों में, गाँव में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएँ के जिसमें हम डू और डज नॉट की बातें करें, यानी हमें क्या करना है इस पेंडेमिक में और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो एक मेरा ख्याल है, हम नहीं समझते कि शायद आप उससे बहुत ज़्यादा मुतफिक होंगे, बहुत एग्री करेंगे, लेकिन एग्री करें तो बहुत अच्छी बात होगी, हमारी खुशनसीबी होगी कि हमने एक ये दिया गया है कि आज के युग में सेंसिटाइजेशन की अधिक आवश्यकता है, सैनिटाइजेशन की कम आवश्यकता है। यानी कि सेंसिटाइजेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सैनिटाइजेशन। तो सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। हम अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, और जो व्यक्ति जो चाहे जिस लेवल पे भी हो, उसको हम सेंसिटाइज करें इस महामारी के लिए या आगे वाली आपदाओं के लिए भी, कि हम उससे कैसे अपने आप को बचा के रख सकते हैं। क्योंकि ये तो आनी है, आपदाएं आनी हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हम अपना संयम न खोएं, हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर लें, हम अपने आप को किस तरह से बिल्कुल कंट्रोल इन्वायरमेंट रह करके एक मानसिक रूप से हेल्दी मेंटल हेल्थ के साथ हम अपने समय को बिता सकें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो बातें तो यूँ बहुत सी करने की थी और समय का अभाव है, और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो बार बार भी इशारा कर रहे हैं कि शायद समय से कुछ ज़्यादा हम बोल गए। अब हमें आपका फीडबैक की हमें आवश्यकता है। हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी कुछ प्रश्न आए हैं। हम ये समझते हैं कि जब हमें अगला मौका दिया जाएगा तो उन सारे कमेंट्स को हम सामने रखते हुए आपके सामने फिर आएंगे और इस पे विशेष रूप से हम बातें करेंगे। और आपको मेरे साथ इंटरेक्शन कैसा लगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यदि आप फीडबैक में जो हमारे ये उपलब्ध रहेगा, फेसबुक पे भी उपलब्ध रहेगा और हमारे BNMU संवाद के चैनल यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध रहेगा। अगरचे आप उस पर अपना कमेंट देते हैं, आप इसको अगरचे सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। और अगरचे हमारी इस इंटरेक्शन से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस तरह के जब भी मौके मिलेंगे और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हमें इस पेंडेमिक को या इस महामारी को समझने की कोशिश की जाएगी तो हम उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। इस के साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।